रीना शहर में पली बड़ी थी। रीना की दो बहनें और थी। उसकी दोनों ही बहनें काफी पढ़ी लिखी थी। बस एक रीना ही थी जिसने पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। और इस बात से नाराज उसके पिताजी उसकी शादी गांव में करवाने का फैसला लेते हैं। इस लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। अब जब ये गांव में रहेगी तब इसे पता चलेगा कि इसने अपने हाथों से अपनी कितनी अच्छी जिंदगी और सुख सुविधा को गंवाया है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? रीना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, बस वो हमारी बाकी बच्चों की तरह तेज नहीं है। और वैसे भी हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। मुझे जो निर्णय लेना था मैंने ले लिया। अब मैं अपना निर्णय नहीं बदलने वाला। इस तरह से रीना के पिता उसकी शादी गांव में राकेश नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। और शादी के अगले ही सुबह रीना की सास तारा रीना के कमरे का दरवाजा पीटती है। रीना बहू, सवेरा हो जाए उससे पहले ही उठ जा और हमारे साथ खेत चल, वरना अगर सवेरा हो गया ना तो खेत नहीं जा पाएगी। अभी तो सुबह के 4 ही बज रहे हैं, सही से सवेरा भी नहीं हुआ और इतनी सुबह सुबह माँ जी मुझे खेत में ले जा रही हैं। रीना, अगर तुम अभी माँ के साथ खेत नहीं गई तो पूरे दिन हल्की नहीं हो पाओगी और फिर पेट पकड़कर बैठी रहोगी। घर में संडास नहीं है क्या? रीना, हम तुम्हारे माता पिता की तरह अमीर नहीं है, हम गरीब घर के लोग हैं। भला हमारे घर में संडास कहाँ से आएगा? और वैसे भी गांव वालों की मान्यता है कि बाहर की गंदगी को बाहर ही रखना चाहिए। राकेश जी, मैं आप जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसीलिए मेरे अंदर आप जितना ज्ञान भी नहीं है। पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि संडास गंदगी नहीं है, बल्कि साफ सफाई का एक साधन है। अगर घर में संडास रहेगा तो साफ सफाई भी रहेगी और मुसीबत के समय संडास भी बहुत काम आएगा। अरे बहू, आज तेरी आँख खुलेगी भी या नहीं? जल्दी उठ, हम सारी औरतें बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। लोटा लेकर जल्दी आना। रीना, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम माँ के साथ जाओ। अब रीना लोटा लेकर अपनी सास और गांव की कुछ औरतों के साथ खेत में जाती है, जहां सभी औरतें अपना अपना स्थान पकड़कर बैठ जाती है और आपस में बातें करने लगती है। माँ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बहू, पूछो ना। माँ जी, हम गरीब हैं क्या, इसीलिए हमारे घर में संडास नहीं है, या गांव में किसी के घर भी संडास है ही नहीं? बहू, तुमने सवाल तो बहुत अच्छा किया है, पर मैं तुम्हें तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हम गांव के लोग हैं और अपनी संस्कृति का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तुम शहर के लोगों की तरह घर में ही संडास बना के बाहर की गंदगी को घर में नहीं लाते। बस यही कारण है कि पूरे गांव में किसी के घर में भी संडास नहीं है। और अगर एक दो संडास होगा भी गांव में तो बड़े लोगों के घर में होगा, क्योंकि बड़े लोगों की तो बड़ी बातें होती हैं जो हम छोटे लोग नहीं करते। तुम्हारे सास बिल्कुल सही कह रहे हैं बहू रानी। पर माँ जी, घर में शौचालय का होना बहुत जरूरी है। रीना अपनी सास और बाकी की औरतों से संडास को लेकर बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ कुछ लड़के बाइक पर आते हैं और बाइक की लाइट जलाकर आपस में बातें करते हैं। भाई, मुझे गांव में आना इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ की सुबह बहुत अच्छी होती है, हम लोगों की एक्सरसाइज भी हो जाती है और हमेशा किसी न किसी औरत को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं हल्का होते हुए। अरे भाई, तभी तो गांव गांव है। वैसे वो नीली साड़ी वाली को देख, उसका फिगर देखकर तो लग रहा है कि कतई जहर होगी। अरे नीली साड़ी वाली, जरा अपना चेहरा भी दिखा दो, हम तो रोज ही आपको देखते हैं। इस तरह से वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। उन लड़कों के जाने के बाद रीना शर्म से लाल हो जाती है। तो वही तारा रीना से कहती है, अरे बहू, घबरा मत, ये गांव के आवारा लड़के हैं, जानबूझकर इस समय अपनी बाइक लेकर आते हैं ताकि किसी न किसी को शौचालय करते हुए देख लें। पर मैं तुझे बताती हूँ, अगर तेरे साथ ऐसा दोबारा हो ना, तू अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह छुपा लेना ताकि किसी को पता ना चले। रीना के साथ आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब उसके लिए पहली बार था और ये सब उसे जरा भी पसंद नहीं आता। पर समय के साथ रीना भी कोशिश करती है कि वो यहाँ के लोगों में उनके तरह ही ढल जाए, पर बिना शौचालय के उसे ये सब नहीं हो पाता। और आखिर एक दिन रीना राकेश से बोल ही देती है, राकेश जी, मुझे माफ करना, पर मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिना संडास के मैं नहीं रह सकती। आप माँ जी और पिताजी से बात करके घर में या घर से थोड़ी दूर पर एक शौचालय बनवाइए। मैं इस तरह से सुबह लोटा लेकर नहीं जा सकती और उसके बाद पूरे दिन खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकती। रीना, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि घर में शौचालय का होना कितना जरूरी है, खासकर कि महिलाओं के लिए।
पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। राकेश की ये बात सुनकर रीना कुछ नहीं कहती और अपने ससुराल वालों से नाराज हो जाती है। पर अचानक से तारा की तबीयत खराब हो जाती है। अपनी बीमार सास को देख रीना अपनी नाराजगी भी खत्म कर देती है। क्योंकि तारा बीमार थी, इसलिए आज रीना अकेले ही खेत में जाती है। बहुत जल्द सवेरा होने वाला था, इसलिए आज रीना दूसरे खेत में चली जाती है। और तभी वहाँ रीना का जेठ और उसके कुछ दोस्त वहाँ आ जाते हैं। अरे भैया, तुम्हारे छोटे भाई का ब्याह हो गया और तुमने दावत भी नहीं दी। अरे भाई, ब्याह का क्या दावत लेगा? हमारे छोटे भाई को शहर जाने दो, उसकी बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाने दो, फिर देखना कैसे हम पूरे गांव में पार्टी देते हैं। इस तरह से वो सभी बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं और तभी रीना के जेठ की नजर रीना पर पड़ती है। रीना को खुले में शौच करता देख रीना की जेठ की नजर शर्म से झुक जाती है। अरे मेरे दादा भाई, ये तो तुम्हारे छोटे भाई की जोरू है। अरे तुम लोगों ने इसे बताया नहीं क्या कि ये मर्दों की जगह है, यहाँ से मर्दों का आना जाना है। रीना का जेठ कुछ नहीं बोल पाता और रीना भी शर्म से बेहाल हो जाती है। कुछ देर बाद रीना घर जाती है। उसके घर पहुंचने के बाद उसका जेठ राकेश से बोलता है, राकेश, तूने अपनी जोरू को बताया नहीं क्या कि नदी के साइड वाले खेत पर जाना मना है? वो रास्ता हम आदमियों के लिए बना है, वहाँ पर औरतें खुले में शौच नहीं करती। आज तेरी जोरू की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफ करना जेठ जी, छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर घर में संडास होता तो आज आपको या मुझे इस शर्मिंदगी को नहीं झेलना पड़ता। और आज माँ जी की जो हालत है, शायद वो हालत भी नहीं होती। आज आप लोगों के कारण माँ जी बिस्तर पर ही शौच कर रही है। आप लोग छोटे या गरीब नहीं है, छोटी आप लोगों की सोच है, तभी इस घर में शौचालय नहीं। और एक और बात, जिस घर की सोच अच्छी होती है ना, उसी घर में शौचालय होता है। आज पहली बार रीना अपने घर वालों का विरोध करती है और उसकी ऐसी कड़वी जुबान सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद राकेश भी ठान लेता है कि वो घर में शौचालय बनवाएगा और इसलिए राकेश सभी के खिलाफ जाकर घर में शौचालय बनवा भी लेता है। और घर में शौचालय बनने के बाद उसके घर के सभी लोगों का नजरिया भी बदल जाता है और वो लोग भी रीना की इस बहादुरी के लिए उसे शाबाशी देते हैं। आंचल पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी विजय नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। विजय एक बहुत अच्छा लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहा करता था। आंचल के आने के बाद उनके घर की खुशियाँ दुगनी हो चुकी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि आंचल के घर की खुशियों को बहुत जल्द किसी की नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन की बात है। विजय हमेशा की तरह काम पर जाता है, लेकिन शाम को आंचल के पास एक फोन आता है। मैडम, आपके पति का देहांत हो चुका है। आप अपने पति की लाश को पहचानने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाइए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कैसे हुआ और कब? मैडम, आपके पति जिस पुल से गुजर रहे थे वो पुल टूट गया, जिसमें आपके पति के साथ और न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इतना बोलकर पुलिस वाला फोन रख देता है और आंचल ये बात अपनी सास रूबी को बताती है। माँ जी, विजय जी अब नहीं रहे। हमें उनकी लाश को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाना है और विजय की लाश को पहचानना है। बहू, तू ये क्या बोल रही है? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भगवान करे आपके बात सच हो माँ जी, पर अभी तो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अब आंचल अपने सास के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वो पुलिस वालों से अपने पति की लाश ले लेती है और उसका अंतिम संस्कार करती है। विजय के जाने के बाद आंचल के घर की स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विजय के जाने के सदमे से रूबी की तबीयत भी ज्यादा खराब होने लगती है। अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अब आंचल के सामने एक ही रास्ता था, काम करने का। इसलिए वो काम की तलाश में घर घर जाती है। मैडम, आप मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए, मैं घर का सारा काम करना जानती हूँ। आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप बस मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए। तुझे देखकर तो लगता है कि तू अच्छे घर से है और पढ़ी लिखी है, फिर तू ये नौकरों वाला काम क्यों देख रही है? जिसके बाद आंचल अपनी सारी कहानी उस औरत को बताती है
जिस पर वो औरत उससे बोलती है। मैं समझ सकती हूँ, तुझ पर अभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और तू बहुत गरीब भी हो चुकी है। पर मेरे पास पहले से बहुत सारे नौकर हैं। मेरे घर में अब नौकर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, परंतु हाँ, मेरा एक बेटा है, वो अभी 12वीं में है और वो 12वीं पास करने के बाद कलेक्टर बनना चाहता है, परंतु पढ़ाई में बड़ा कमजोर। और इसीलिए मुझे एक ऐसी टीचर की जरूरत है जो मेरे बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके, ताकि मेरा बच्चा 12वीं में अच्छे नंबरों से पास हो सके। अगर तू मेरे बेटे को पढ़ा सकती है तो बोल। मालकिन, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी और मुझे खुशी होगी कि मेरी वजह से कोई बच्चा शिक्षित हो सकेगा। मुझे ये नौकरी मंजूर है मालकिन। अब आंचल उस औरत के बेटे को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो अगले ही दिन से उस औरत के बेटे बंटी को पढ़ाने के लिए उसके घर जाती है और 1-2 घंटे में घर वापस आ जाती है। लेकिन एक बच्चे को पढ़ाकर आंचल इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि जिससे वो अपना घर चला सके। ऐसे ही एक दिन आंचल अपने घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी उसे एक छोटा सा बक्सा मिलता है, जिसमें उसकी पुरानी यादें कैद थी, जैसे कि उसके पति के कपड़े, उसके पति की फोटो और उसकी कुछ यूपीएससी की बुक्स। लेकिन जब आंचल की नजर उन बुक्स पर जाती है तो वो अपने हस्बैंड की पुरानी यादों में खो जाती है। फ्लैशबैक। अरे बाप रे, इतनी सारी किताबें हैं तुम्हारे पास, वो भी यूपीएससी की। मेरी कलेक्टर बीवी, जब तुम्हारे पास इतनी सारी बुक रखी हैं तो तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? विजय बाबू, ऐसे कोई कलेक्टर नहीं बन जाता। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और काफी पैसे भी खर्च होते हैं। बस पैसों के चलते मुझे अपनी यूपीएससी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। परंतु आज जब भी मैं रात को सोती हूँ, मैं खुद को कलेक्टर बना हुआ देखती हूँ और देखती हूँ कि मैं किस तरह से लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूम रही हूँ। काफी लोग मेरे पीछे हैं जो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। अपने सपने में तुम मुझे नहीं देखती क्या? आखिर मैं भी तो एक कलेक्टर का पति हूँ। आप मेरा मजाक बना रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे सपने में याद दिला रहा हूँ ताकि तुम अपने सपनों के पास जा सको और उन्हें पूरा कर सको। अब तुम कलेक्टर बनकर रहोगी, मैं तुम्हें बनाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे दिन रात ही क्यों ना एक करना पड़े। फ्लैशबैक से बाहर। आंचल अपने पुराने ख्यालों में खोई होती है कि तभी वहाँ उसकी सास रूबी आ जाती है और उसके हाथों में यूपीएससी की किताब देख रूबी उससे बोलती है, बहू, तेरे पास अभी भी मौका है। तू पढ़ाई करके अपना और अपने पति का सपना पूरा कर सकती है। तुझे याद है ना कि तू कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तेरे पिताजी ने तेरी शादी करवा दी क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि तुझे वो यूपीएससी की तैयारी करवा सके। तुझे पता है, जब ये बात विजय को पता चली तो उसने तेरे सपने को अपना सपना बना लिया और वो अकेले ही 12-12 घंटे की ड्यूटी करने लगा ताकि तुझे कलेक्टर बना सके। पर माँ जी, मैं एक ही बच्चे को ट्यूशन दे रही हूँ और महीने के 4 से 5 हजार ही कमा पाती हूँ। इतने कम पैसों में अपनी पढ़ाई और घर सब कुछ कैसे चला पाऊंगी माँ जी? अरे तो तुझे किसने कहा है कि तू एक बच्चे को पढ़ा? मैं तो कहती हूँ तू उन सभी बच्चों को पढ़ा जो पढ़ना चाहते हैं और उनसे कम फीस लिया कर, ताकि उनका भी भविष्य बने और तेरा भी। आंचल को अब समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। अब आंचल घर घर जाकर बच्चों को होम ट्यूशन देती है और साथ ही रात को घर आकर अपने आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर देती है। इस तरह से आंचल दिन रात मेहनत करती है और कुछ दिनों बाद आंचल अपना यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जाती है और एग्जाम देकर घर आती है। आंचल के घर आते ही रूबी आंचल से बोलती है, बहू, तेरा पेपर कैसा गया? और तू जानती है, जब तू पेपर देने गई थी ना तो तेरे सारे विद्यार्थी यहाँ आए थे तुझे बेस्ट विशेष देने के लिए। पता नहीं माँ जी क्या होगा, पर मैं अपना बेस्ट देकर आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगी। और मुझे भी तुझ पर पूरा भरोसा है बहू। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। आंचल का रिजल्ट आ जाता है, वो प्रथम स्थान पर आती है और इस तरह से वो अपने गांव की कलेक्टर बन जाती है। अब कलेक्टर बनने के बाद आंचल सबसे पहले अपने स्वर्गवासी पति के नाम से एक इंस्टीट्यूट और एक स्कूल खुलवाती है, जहां पर बिल्कुल मुफ्त में गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो गरीब बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपनों को पूरा कर सके। चुड़ैल का विशाल गाय का घर।
काली अंधेरी रात में एक लड़की जिसका चेहरा उसके बालों से ढका होता है, वो अकेले जंगल में कहीं जा रही होती है। उसके पैरों में बज रही पायल की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही होती है और गांव के पास जितने भी घर होते हैं वो सभी लोग पायल की आवाज सुनकर कांपने लगते हैं। लगता है वो चुड़ैल फिर से आ गई है। वो फिर किसी के शरीर को अपना घर बनाएगी और इस जंगल के 10 इंसानों को मारकर चली जाएगी। आप सही बोल रहे हैं, वो चुड़ैल हम में से किसी के शरीर को अपना घर बनाए। इससे अच्छा है कि हम कुछ दिन अपने घर से बाहर ही ना निकलें। सभी गांव वाले अपने घर में छुपकर बैठे होते हैं, तो वहीं वो लड़की जो कि चुड़ैल होती है वो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही होती है। अब जोर से हवाएं चलने लगती हैं। खूंटे से बंधे जानवर चुड़ैल को देखकर शोर मचाने लगते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक गाय अपने खूंटे से निकल जाती है और चुड़ैल को सींग करने के लिए उसकी ओर भागती है। उस गाय को अपनी ओर आता देख चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तू मुझे सींग मारने आ रही है? आजा गाय, अब इंसान का शरीर नहीं मिला तो मैं तेरे शरीर को ही अपना घर बना लूंगी। इससे पहले कि अमावस्या की रात निकले मैं उससे पहले तुझ में समा जाऊंगी और फिर इन 10 दिनों में गांव के 10 आदमियों को मार डालूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उसके अंदर समा जाती है, जिसके बाद चुड़ैल जंगल में चली जाती है और उसके शरीर से निकलकर उसके शरीर के अंदर अपना एक बड़ा सा घर बना लेती है। अगली सुबह हो जाती है। सभी गांव वाले इस बात से खुश होते हैं कि इस बार वो चुड़ैल किसी भी इंसान के शरीर को अपना घर नहीं बना सकी। भगवान का शुक्र है कि ये मनुष्य रात निकल गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस बार अमावस्या की रात को चुड़ैल आई और वो हम गांव वालों में से किसी के शरीर पर कब्जा नहीं कर पाए। चलो इस साल अब हमारा गांव सुरक्षित तो रहेगा। इस साल तो हम गांव वाले बच गए, पर अगली साल अगर अगली साल वो फिर आएगी तब क्या होगा? तब तो वो इस साल का भी बदला हम गांव वालों से लेकर जाएगी। हम गांव वालों ने आरोही के साथ बहुत गलत किया था। हमें आरोही की शादी उसके प्रेमी से करा देनी चाहिए थी। अगर हम लोग उस दिन जब आरोही अपने प्रेमी से शादी कर रही थी तब हम गांव वाले उसके प्रेमी की जान हमें नहीं लेनी चाहिए थी। अगर उस समय हम गांव वाले आरोही के प्रेमी को नहीं मारते तो शायद हम गांव वालों को ये श्राप नहीं मिलता। कैसा श्राप काकी? बेटा, कई साल पहले की बात है, जब तुम बहुत छोटी थी तब हमारे गांव में लव मैरिज करना गुनाह माना जाता था। हमारे गांव की एक लड़की आरोही ने एक लड़के से प्यार किया और उससे शादी करना चाहती थी, परंतु हम गांव वालों ने मिलकर उसकी शादी वाले दिन उसके प्रेमी को मार डाला। जिसके बाद आरोही ने सभी गांव वालों से बोला, तुम लोगों ने ये सही नहीं किया, तुम लोगों ने मेरे प्रेमी को मारा है, इसलिए मैं तुम गांव वालों को श्राप दे रही हूँ। मैं हर साल इसी महीने आऊंगी और गांव के 10 लोगों की जान लेकर जाऊंगी। जिसके बाद आरोही ने भी खुदकुशी कर ली थी बेटा। बस तभी से फागुन के महीने में आरोही चुड़ैल बनकर हर साल आती है और गांव के 10 लोगों को मारकर अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और सभी गांव वाले एक साथ बैठकर इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि चुड़ैल चली गई। तभी एक गाय आती है। उस गाय को देखकर गांव की एक औरत जिसका नाम पवित्रा होता है वो बोलती है, अरे ये गाय इतनी रात को क्यों घूम रही है? आखिर ये किसकी गाय है जिसने अभी तक अपनी गाय को खूंटे से नहीं बांधा? बहुत लापरवाह हो गए गांव के लोग। इतना बोलकर वो गाय को पकड़कर खूंटी से बांधने लग जाती है, पर वो गाय वहाँ से भागने लगती है और वो औरत गाय के पीछे पीछे चली जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। जैसे ही वो गाय को पकड़ती है वैसे ही उस गाय में से चुड़ैल निकलती है और वो चुड़ैल उस औरत को अपने घर में ले जाकर मार डालती है। अब चुड़ैल इसी तरह से एक एक करके 8 और लोगों को मार देती है। आखिरकार वो इस बार कुसुम नाम की एक लड़की को अपना शिकार बनाती है और उसे मारने के लिए अपने विशाल गाय के घर में ले जाती है, जहाँ कुसुम चुड़ैल से बोलती है, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि मैं भी किसी से प्यार करती हूँ और मैं भी उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा प्यार भी तुम्हारे प्यार की तरह अधूरा रह जाएगा।
कुसुम की बात सुनकर चुड़ैल को अपने दिन याद आते हैं, किस तरह से वो अपने प्रेमी के साथ घूमा फिरा करती और उसके साथ रहने के सपने देखा करती थी, परंतु गांव वालों की वजह से उसका प्यार अधूरा रह जाता है। जिसके बाद चुड़ैल कुसुम को छोड़ देती है और कुसुम चुड़ैल से बोलती है, मेरा नाम कुसुम है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुक्त क्यों नहीं हो जाती? तुम्हारे साथ जिसने गलत किया था उन लोगों को तो तुमने पहले मार दिया, आने वाली पीढ़ियों को क्यों सता रही हो तुम? अब तो इस गांव के लोग भी सुधर चुके हैं, प्लीज बेकसूर लोगों को छोड़ दो। ठीक है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, परंतु इन गांव वालों को मुझसे वादा करना होगा कि ये लोग किसी भी प्रेमी को अलग नहीं करेंगे। अगर इस गांव में अब कभी भी ऐसा हुआ तो मैं वापस आऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल कुसुम के साथ गांव जाती है। गांव वाले चुड़ैल का विशाल गाय देखकर डर जाते हैं, पर कुसुम सबको सारी बात बताती है। जिसके बाद सभी गांव वाले चुड़ैल के घर में जाते हैं, जहां चुड़ैल सभी गांव वालों के सामने एक शर्त रखती है और सभी गांव वाले चुड़ैल की इस शर्त को मान जाते हैं। अब सभी गांव वाले किसी भी दो प्रेमियों को अलग नहीं करते और चुड़ैल भी गांव के लोगों की जान लेना बंद कर देती है और चुड़ैल कुसुम की शादी अपने विशाल गाय के घर में करवाती है और हमेशा के लिए गांव से चली जाती है।